Hello students, today we are going to study about physical mapping of genes in continuation with the linkage topic. So next हमारा topic है genetic series में physical mapping of genes. अगर हमें physically genes को map करना है, अगर हमें recombination के basis पे नहीं देखना है, तो हम क्या क्या methods use कर सकते हैं. So physical mapping of genes हम different ways में किया जा सकता है. First is deletion analysis. Second is somatic cell hybridization. Third, in situ hybridization. And fourth is sequencing. So हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन्स कर सकते हैं. इसमें से इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन वी हैव ऑलरेडी डन इन टेक्निक्स और सीक्वेंसिंग, ये दोनों हम आप टेक्निक्स में कवर कर चुके हो. हमारे पास जो जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है डिलीशन एनालिसिस और दूसरा है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन. ये दो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम फिजिकली मैप कर सकते हैं कि कौन सा जीन क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट है. सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिलीशन एनालिसिस. सो डिलीशन एनालिसिस या डिलीशन मैपिंग हम इसे कहते हैं. इसमें बेसिकली हमें क्या चीज़ स्टडी करना है, हम ये स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जो पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट हैं उसको आप रिलेट करते हो वो डिलीशंस के साथ. तो हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं, हम क्रॉसिंग करते हैं. इसमें भी आप क्या कर सकते हो, एक होमोजाइगस इंडिविजुअल लोगे जिसमें कोई रिसेसिव म्यूटेशन है, हमने स्मॉल ए से रिसेसिव म्यूटेशन को रिप्रेजेंट किया है. तो अगर होमोजाइगस रिसेसिव है दैट मीन्स जहाँ जो उसका लोकस है वहाँ पे आपको 2 रिसेसिव एलील्स हम शो करेंगे. अब सपोज एक और इंडिविजुअल है जो हेट्रोजाइगस है फॉर डिलीशन. हेट्रोजाइगस फॉर डिलीशन मीन्स एक तो उसका एलील नॉर्मल है और दूसरा पोर्शन जो है वो डिलीटेड है, ये डिलीटेड है. अब जो उसका एलील है उसमें उसके पास डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और दूसरा एलील उसके पास प्रेजेंट ही नहीं है, तभी हम इसको कह रहे हैं हेट्रोजाइगस फॉर डिलीशन. अगर हम इसकी क्रॉसिंग करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास एक तो ये एलील इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये आपके पास सेग्रीगेशन इस तरह से हो जाएगा. तो हम इसको ए पॉजिटिव या सिंपल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक इंडिविजुअल में आपके पास कॉम्बिनेशन क्या आ गया, जिसमें वाइल्ड टाइप एलील प्लस रिसेसिव एलील, ये आ गया. दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकता है इंडिविजुअल में एक रिसेसिव एलील और दूसरा होगा डिलीटेड क्रोमोसोम, मतलब उसमें वो वाला पोर्शन है ही नहीं. तो जब हम इसका फिनोटाइप देखेंगे तो ये तो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डोमिनेंट है. इस केस में आपको रिसेसिव या म्यूटेटेड फिनोटाइप मिलेगा. तो हम ये कह सकते हैं हमें रिजल्ट क्या मिला, 50% हमें वाइल्ड टाइप मिला और 50% हमें म्यूटेटेड मिला. अगर हमें ये रिजल्ट मिला तो इसका मतलब जो हमारा जीन कंसर्न जीन था जिसको हम स्टडी कर रहे थे, वो जीन यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम सेगमेंट की डिलीशन हमने की है, इसका मतलब वो एलील उसमें प्रेजेंट था. इस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है. ये हमने केस 1 स्टडी किया. केस 1 हमने ये लिया जब हमारा जो कंसर्न्ड जीन है वो डिलीटेड सेगमेंट में अगर प्रेजेंट था, तो इसका मतलब जब आप क्रॉसिंग करोगे तो आपके पास 50% म्यूटेटेड और 50% वाइल्ड टाइप आएगा. बट सपोज अगर अब हम केस 2 स्टडी करते हैं जिसमें हम ये ले रहे हैं कि आपके पास जो डिलीटेड सेगमेंट है वो कोई और है, दैट मीन्स यहाँ पे ए पॉजिटिव ही प्रेजेंट है और सपोज डिलीटेड यहाँ पे है. जीन में वही कंसीडर कर रही हूँ, मैंने वैसे ही होमोजाइगस इंडिविजुअल लिया फॉर रिसेसिव म्यूटेशन और एक अब हमने हेट्रोजाइगस फॉर डिलीशन, सेम वही रहेगा क्योंकि हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि उसके पास एक तो क्रोमोसोम नॉर्मल है और दूसरा क्या है, डिलीटेड सेगमेंट है. अब क्या होगा अगर हमारा जो कंसर्न जीन था वो डिलीटेड सेगमेंट में नहीं है, तो आपके पास कॉम्बिनेशन रिजल्ट क्या आएगा, हम ऐसे शो करेंगे. फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो आपके पास यही रहा, ये एलील इसके साथ सेग्रीगेट कर गया. लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा आपके पास, एक ये वाला क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगा तो इसमें डिलीटेड सेगमेंट है, आपके पास ए पॉजिटिव लेकिन है प्रेजेंट और ए प्रेजेंट है. अब अगर हम फिनोटाइप देखें तो ये भी वाइल्ड टाइप आएगा और ये भी आपके पास वाइल्ड टाइप आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ दोनों में ही डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं. तो वाइल्ड टाइप हमें फिनोटाइप मिला सारी प्रोजेनी में. अब इससे ये श्योर हो गया कि इसका मतलब जो हमारा कंसर्न्ड जीन था या एलील था वो डिलीटेड सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं है. अगर वो डिलीटेड सेगमेंट में प्रेजेंट होता तो आपके पास पहले वाले केस में जैसे 50% म्यूटेटेड और 50% वाइल्ड टाइप वो मिलना था. बट अगर हमारा एलील
इंटैक्ट वैसे ही प्रेजेंट है और डिलीशन किसी और सेगमेंट का हुआ है तो आपको एलील का जो पर्टिकुलर सेग्रीगेशन है वो नॉर्मल मिलेगा, आपको उनके अकॉर्डिंग फेनोटाइप में मिलेगा। तो केस 2 में हम ये ले रहे हैं कि जो हमारा कंसर्न जीन था वो डिलीटेड सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं था। अगर वो उसमें प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स जो सारी प्रोजेनी है, ऑल द प्रोजेनी विल शो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, जिसमें हम ये वाले एलील्स अगर हमने ये क्रॉस किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली आपने कौन से एलील्स लिए उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। सो ये हम यूज करते हैं फॉर डिलीशन मैपिंग। सो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज है जिसमें वीकनिंग और डीजनरेशन हो जाता है मसल्स का, और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न इसका देखा गया है। तो इसके बहुत सारे पेशेंट्स को स्टडी किया गया, ऐसे ये पेशेंट्स थे जिनमें कोई ना कोई क्रोमोसोम सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट्स जो थे वो डिलीटेड थे। जब उन सभी डिलीशंस के बेसिस पे स्टडी किया गया तो ये पिन पॉइंट किया गया कि ये जो पर्टिकुलर एलील है जिसकी वजह से डिजीज होता है वो एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट है। तो फिजिकली हम मैप कर पाए कि वो एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट है। तो डिलीशन मैपिंग का जो कंसेप्ट है या बेसिस है वो सिंपल इतना है कि अगर किसी इंडिविजुअल, हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स के डिलीशंस है, अगर सपोज मैं पर्टिकुलर ए एलील या ए जीन को स्टडी कर रही हूँ और जिस इंडिविजुअल में हम डिलीशन देख रहे हैं, सपोज हम ये कहते हैं कि ये पोर्शन डिलीटेड है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा पर्टिकुलर एलील है या जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, हम मैपिंग ही कर रहे हैं जीन्स की। तो हमने सिंपली क्या देखा कि इस पेशेंट में कौन सा क्रोमोसोम है। अब हमें जो जीन हमें स्टडी करना है, हमें उस जीन का प्रोडक्ट पता है कि आगे वो क्या बनाता है, वो एंजाइम बनाता है, कोई पर्टिकुलर पिगमेंट बनाता है, क्या आगे उसका रिएक्शन है। सो अगर इस पर्सन में जिसमें हमें ये पता है कि सेगमेंट कौन सा डिलीटेड है और हम चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर जीन का एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो इस पर्सन में अगर बन रहा है, यूजुअली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी एबिलिटी है टू एक्सप्रेस, तो पॉजिटिव साइन से अगर हमें इस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन मिल रहा है और हमें ये पता है कि इस इंडिविजुअल में कौन सा सेगमेंट जो है वो डिलीटेड है, अगर डिलीशन के बाद भी मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि जितना पोर्शन डिलीट हुआ है वहां पे हमारा पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली कोई और इंडिविजुअल हम ले सकते हैं, उसमें सपोज सेकेंड टाइप ऑफ कोई डिलीशन है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले केस में हमने देखा कि क्रोमोसोम 1 प्रेजेंट था और हमें एक्सप्रेशन मिला, दूसरा कोई इंडिविजुअल था उसमें क्रोमोसोम 1 जो है वो एब्सेंट है, और जब वो एब्सेंट है तो हमें उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन नहीं मिला। सिर्फ एक इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं, हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, उनके डिलीटेड सेगमेंट्स को स्टडी करते हैं, उन सब में देखते हैं कि पर्टिकुलर जीन का प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक्सप्रेशन मिल रहा है, क्रोमोसोम एब्सेंट है और एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम क्लियर कट एक मैपिंग कर सकते हैं कि इसका मतलब वो पर्टिकुलर एलील जो है वो इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। देन हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्रोमोसोम का भी डिफरेंट सेगमेंट डिलीट करके चेक कर सकते हैं। यूजुअली जो क्वेश्चंस आपको सीएसआर लेवल में आते हैं वो यही कि हमें ये बताना होता है कौन सा पर्टिकुलर जीन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो हम जो रिजल्ट्स दिए होंगे आपको एनालिसिस के, उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि अगर इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन है तो उसमें कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, एक्सप्रेशन नहीं है तो कौन सा क्रोमोसोम एब्सेंट है। उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि जो पर्टिकुलर जीन या जो भी हमें एलील दे रखा है वो कौन से क्रोमोसोम में इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। सो हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मोस्टली डिलीशन एनालिसिस या मैपिंग के लिए सेल लाइंस को यूज किया जाता है, डिफरेंट सेल लाइंस यूज की जाती हैं। अब सेल लाइन सिंपली क्या है, सेल लाइंस वो हम कैसे बनाते हैं, इसमें मोस्टली ट्यूमर सेल्स को ले लिया जाता है जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं विच लूज कंट्रोल। तो हम उन सेल लाइंस को, उन सेल्स को ले लेते हैं, ट्यूमर सेल्स को, उसको एक मीडियम में ग्रो करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी वो सेल्स बन जाते हैं, उनको हम सिंपली सेल लाइंस कह देते हैं। हर सेल लाइन में अलग अलग टाइप के डिलीशंस हो सकती हैं और हर सेल लाइन के आगे आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है किस सेल लाइन में, किस में नहीं मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम आगे डिलीशन मैपिंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सेल लाइंस हम बनाते हैं, और सेल लाइन सिंपली क्या लेते हैं, हम जो भी ट्यूमर सेल्स हैं या आप इनको कह सकते हो कैंसरस सेल्स हैं या जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जो भी सेल्स हैं जिन्होंने कंट्रोल लूज कर दिया डिवीजन का, वो सेल्स को हम पर्टिकुलर मीडियम में ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली जो आप एक सेल लोगे उसी का आगे क्लोन्स बनते जाएंगे, तो इसका मतलब हर पर्टिकुलर सेल लाइन में जो स्टार्टिंग सेल्स होंगे उन्हीं के बेसिस पे आगे आपको फिनोटाइप मिलेंगे। तो डिफरेंट सेल लाइंस में आपके पास डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं और आगे डिफरेंट क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट, आगे उसकी वेरिएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। सेल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिलीशन एनालिसिस करते हैं, सो वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे।
Next type of method for physical mapping of genes is somatic cell hybridization. So पहले तो इसमें बेसिक हम वही करेंगे, इसके बेसिस पे मैपिंग करते हैं. सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसमें दो सोमेटिक सेल्स का हम फ्यूजन पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं उनके जो क्रोमोसोम्स हैं. तो सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये डिफरेंट सेल लाइंस हैं. तो हमने एक सेल जो है सपोज ह्यूमन फिब्रोब्लास्ट सेल ले लिया और दूसरा हमने माउस सेल्स ले लिए. सो अगर हम दो डिफरेंट सेल्स को फ्यूजन करवाते हैं, मोस्टली एजेंट्स आपको यूज करने पड़ते हैं, लाइक हमने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया, पेग जिसको हम बेसिकली कहते हैं पेग ट्रीटमेंट, जिससे कि ये दोनों सेल्स जो है फ्यूज करके पहले इनके दोनों न्यूक्लियाई जो होंगे वो दोनों प्रेजेंट होंगे, तो हम इसको, क्योंकि दोनों डिफरेंट है इसलिए हम इसको हेट्रोकैरियन कहते हैं. उसके बाद इसका भी फ्यूजन हो जाता है. मोस्टली ये देखा गया कि जो हाइब्रिड सेल्स हैं धीरे धीरे उनमें से किसी एक जो पर्टिकुलर जीनोम होगा उसका लॉस हो जाता है और दूसरा जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है. हर हाइब्रिड सेल में आपको ऐसा भी होता है, जैसे अभी हम इस केस में देखेंगे तो माउस का जो न्यूक्लियस है क्रोमोसोम्स रह जाएंगे और ह्यूमन के जो क्रोमोसोम या जीनोम था उसमें से काफी हद तक ह्यूमन क्रोमोसोम्स का लॉस कर दिया जाएगा. एक लेवल पे स्टेबलाइजेशन हो जाता है. कौन से क्रोमोसोम का लॉस होगा वो रैंडम होता है. आपको इसका मतलब डिफरेंट हाइब्रिड सेल्स जो बने, हमने बहुत सारे ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स लिए थे, बहुत सारे माउस सेल्स, हर किसी का हाइब्रिड बना. अब किसमें कौन सा क्रोमोसोम लूज हुआ वो हर किसी में वेरी करेगा. तो जब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर मीडियम में तो आपके पास डिफरेंट हाइब्रिड सेल्स आते हैं. हर हाइब्रिड सेल की एक डिफरेंट सेल लाइन आगे बन जाएगी, क्योंकि हर एक सेल में जो क्रोमोसोम्स कौन से उसने रिटेन किए कौन से उसने लूज किए वो डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो आपके पास ये डिफरेंट आगे हमारे पास सेल लाइंस बनेंगी, हाइब्रिड सेल लाइंस. अब इन सब में हम स्टडी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जीन जो है वो किस में एक्सप्रेस हो रहा है. जिस सेल लाइन में वो एक्सप्रेस होगा फिर हम देखेंगे कि उस सेल लाइन में कौन से क्रोमोसोम को उसने रिटेन किया, उसके अकॉर्डिंग हम मैपिंग कर सकते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले ये है कि हमारे पास जो मीडियम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड सेल्स हों. अगर उसमें हमें पेरेंट सेल्स मिल गए तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो उनमें रिजल्ट बायस्ड आ सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स में अगर हम चेक करते हैं तो इसमें एक्सप्रेशन आपको मिलेगा तो हमें ये क्लियर नहीं होगा कि ये एक्चुअल में ह्यूमन ही जीनोम था या आपके पास कोई हाइब्रिड सेल था. तो हमें पेरेंट वाले सेल नहीं चाहिए इस मीडियम में, सिर्फ कौन सा सेल चाहिए, जो हाइब्रिड सेल्स हैं. हाइब्रिड सेल्स वो जिसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिफरेंट क्रोमोसोम लॉस है, अलग अलग क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम्स का लॉस होगा. सो सिलेक्शन हम करते हैं हाइब्रिड सेल्स की ऑन ए स्पेशल मीडियम जिसको हम कहते हैं हैट मीडियम. तो एक चीज तो क्लियर है, हैट मीडियम जो है हम डिस्कस करते हैं इस मीडियम में एक्चुअल में क्या क्या होता है. बट हैट मीडियम क्यों हमने यूज किया, एक तो ये इट विल नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ पेरेंट सेल्स या फ्यूजिंग सेल्स हम कह सकते हैं. ठीक है, जिनको आपने स्टार्टिंग में लिया उनकी ग्रोथ उस पर नहीं होनी चाहिए. और हम सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है दैट इट विल अलाउ ग्रोथ ऑफ ओनली हाइब्रिड सेल्स. पेरेंट सेल्स इसमें ग्रो नहीं करेंगे. बेसिकली एक सिलेक्शन मीडियम है जिसमें हम सेलेक्ट किसे कर रहे हैं, हम हाइब्रिड सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स अब इस मीडियम पे मुझे जितने भी सेल्स मिलेंगे वो हाइब्रिड सेल्स हैं और हर किसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक जीनोम तो पूरा रिटेन होता है लेकिन दूसरे के जो क्रोमोसोम्स हैं वो वेरी करेंगे. किसी में 1 2 3 4 हो सकता है, किसी में 5 6 8 हो सकता है, किसी में 1 2 3 5 8 हो सकता है. वो डिपेंड करता है कौन सी क्रोमोसोम्स को वो रिटेन करता है. अब हम चेकिंग करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हैट मीडियम है वो कैसे यूज किया जाता है. नाउ ऑन हैट मीडियम, हैट का मतलब हमारे पास क्या है, H फॉर हाइपोजेंथिन, A फॉर अमाइनोप्टेरिन एंड T फॉर थाइमिडीन. ये 3 केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस मीडियम में. हैट मीडियम को यूज करके उस पर सर्वाइव वही कर सकता है जिसके पास ये 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होने चाहिए. जिसके पास ये दोनों एंजाइम्स होंगे दैट मीन्स वही हैट मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं, आगे रेप्लिकेट कर सकते हैं. सो जो ये 2 एंजाइम्स हैं बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं टू सिंथेसाइज डीएनए. सो हमने अभी जो पहले एक क्रॉसिंग देखा, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन देखा, जिसमें हमने ह्यूमन फिब्रोब्लास्ट सेल लिया था और हमने माउस सेल लिया था, उनका हमने फ्यूजन करवाया. सो जो ह्यूमन सेल्स होते हैं
ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उनको हम HPRT नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि वो HPRT मीन्स ये दो एंजाइम्स में से ये वाला एंजाइम वो नहीं बना सकते, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज वो यूज नहीं कर सकते, तो हम नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन उनके पास टीके एंजाइम होता है, थायमिडीन काइनेज उनके पास प्रेजेंट होता है, तो वो टीके पॉजिटिव हुए लेकिन HPRT नेगेटिव। अगर हम माउस सेल्स को देखें तो वो HPRT पॉजिटिव है लेकिन उनके पास टीके नेगेटिव है। दैट मीन्स ह्यूमन के पास भी एक एंजाइम है, माउस सेल के पास भी एक एंजाइम है, बट जब हम इनको क्रॉस करेंगे और जो हाइब्रिड सेल बना, हाइब्रिड सेल जो है उसके पास दोनों होंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मतलब जिसमें उसने दोनों सेल्स के जो जीनोम है वो ले लिया। अब उसके पास जो हाइब्रिड सेल्स होंगे उसके पास ये दोनों एंजाइम्स होंगे। अगर दोनों एंजाइम्स हैं दैट मीन्स दैट कैन ग्रो ऑन हैट मीडियम। इस मीडियम पे ह्यूमन सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि उनके पास HPRT नहीं है। माउस सेल ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास टीके नहीं है, लेकिन हाइब्रिड सेल्स ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उनके पास दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जो हैट मीडियम है वो यूज होता है फॉर सेलेक्टिंग हाइब्रिड्स। ऐसे आप जिस टाइप के सेल्स को फ्यूज करोगे उनके अकॉर्डिंग हम एंजाइम्स चूज करेंगे और पर्टिकुलर मीडियम बनाते हैं। मोस्टली हमारे पास ये दो एंजाइम्स के बेसिस पे किया जाता है। इन दो एंजाइम्स के बेसिस पे हैट सिलेक्शन मीडियम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो सपोज अब हमने डिफरेंट सेल लाइंस बना लिया, हाइब्रिड सेल्स हमने हैट सिलेक्शन मीडियम पे सिलेक्ट कर लिया और डिफरेंट सेल लाइंस हमें मिली। एक सेल लाइन में जो क्रोमोसोम्स थे वो 2, 4, 7, 8 क्रोमोसोम हमें मिले, दूसरी सेल लाइन में हमें 4, 19 और 20 क्रोमोसोम मिला। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जीन, ह्यूमन जीन जो है वो कौन सी सेल लाइन में प्रेजेंट है, कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तरीके दो हैं चेक करने के, या तो हम डायरेक्टली जीन की मैपिंग कर सकते हैं, जीन मैपिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स। प्रोब छोटा सा सीक्वेंस होता है जो उस पर्टिकुलर जीन के साथ जाके हाइब्रिडाइज करेगा। अगर वो प्रोब जो है वो हाइब्रिडाइज कर रहा है, सपोज वो सेल लाइन ए में भी हाइब्रिडाइज किया, वो सपोज बी में भी हाइब्रिडाइज किया, दैट मीन्स इसके जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हमने शो किए, हम यहाँ शो कर रहे हैं कि बाइंडिंग हुआ, और अगर हमें दोनों में मिला, हम मिनिमम 2 तो हमें लेना ही पड़ेगा, हमारे पास बहुत सारी सेल लाइन्स होंगी, उसके बेसिस पे हम बताते हैं। सपोज मैं कहती हूँ वो सेल लाइन ए में भी बाइंड किया और वो बी में भी बाइंड किया, ऐसे पर्टिकुलर जीन, तो अब हमारे पास हमें ये देखना है कि सेल लाइन ए और सेल लाइन बी में कौन सा क्रोमोसोम है जो दोनों में प्रेजेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4th क्रोमोसोम जो है वो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हम ये असाइन कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जीन का जिसका प्रोब आपने यूज किया वो 4th क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो सकता है। अगर कोई भी क्रोमोसोम उनसे कॉमन नहीं है फिर आप ये रिजल्ट नहीं बता सकते हो, बट अगर वो इसमें भी प्रेजेंट है, वो इसमें भी प्रेजेंट है, और सपोज अब मुझे एक सेल लाइन और दिया है जिसमें सेल लाइन सी, और उसमें हम कहते हैं 2, 7, 8, 9, और जब हम इस सेल लाइन में उस प्रोब की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हमें वो नहीं मिलता है। तो अगर प्रेजेंस है, प्रेजेंस भी एक सॉलिड प्रूफ देता है कि यस अगर वो इसमें प्रेजेंट है तो चांसेस हैं 4th क्रोमोसोम की बात है, और अगर सेल लाइन सी है जिसमें 4th क्रोमोसोम नहीं है तो वहां आपको वो प्रोब बाइंडिंग नहीं मिलना चाहिए। इस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जीन में स्टडी कर रही हूँ जिसका प्रोब हमने बनाया वो क्रोमोसोम 4 पे प्रेजेंट है। आप जीन मैपिंग डायरेक्टली विद प्रोब्स कर सकते हैं, या दूसरा हम जीन प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। हम तीनों सेल लाइंस में ये देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर जीन को मैं स्टडी कर रही हूँ उसका जीन प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हमें मिलता है या नहीं मिलता है। अगर वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम वहां प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली उसका जीन एक्सप्रेस करेगा, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर वो उस क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसका एक्सप्रेशन हमें नहीं मिला। तो हम प्रोडक्ट के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं, हम जीन डायरेक्टली मैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स, बट हमें असाइन इस तरह से करना है कि कौन से क्रोमोसोम्स में सेल लाइंस है उनमें क्रोमोसोम वो प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें हमें एक्सप्रेशन नहीं मिलता वहां पे वो क्रोमोसोम एब्सेंट होना चाहिए। सो सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन से हम इस तरह से जीन मैपिंग कर सकते हैं। सपोज अब अगर हम कोई दो जीन्स, मैंने एक जीन स्टडी किया, सपोज जीन पी था, अब मैंने एक और कोई जीन स्टडी किया और वो भी हमें इसी तरह से प्रोब बाइंडिंग उसका मिल गया, सपोज क्यू था, रिजल्ट आपका उसी तरह से आएगा। मुझे जीन पी के केस में भी यही रिजल्ट मिला, जीन क्यू के केस में भी यही रिजल्ट मिला। तो अब मुझे एग्जैक्टली कहाँ बाइंड कर रहे हैं वो तो हम फर्दर स्टडीज के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट एक चीज क्लियर हो गया कि जीन पी और जीन क्यू जो है वो दोनों ही 4th क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं। अब कभी हमें ऐसा रिजल्ट मिलता है जिसमें जीन्स जो हैं अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, सपोज मैंने 2 जीन्स स्टडी किया
और वो हमें सेम क्रोमोसोम्स में मिले बाय द मेथड सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, तो हम ये क्लियर कट कह सकते हैं कि जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, सेम क्रोमोसोम में हमें मिल रहे हैं। क्रोमोसोम को हम एक लिंकेज ग्रुप भी कह सकते हैं, जो एक फिजिकली हम कह सकते हैं ये दोनों जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। फिजिकल लिंकेज और जेनेटिक लिंकेज में डिफरेंस होता है। फिजिकली लिंक्ड का मतलब ये है कि वो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, बट जेनेटिक लिंकेज का मतलब होता है दे आर प्रेजेंट क्लोजली ऑन द क्रोमोसोम। अब जो दो जीन्स मैंने कहे वो सेम क्रोमोसोम पे हैं तो फिजिकली लिंक्ड हैं, बट हमेशा वो जेनेटिकली भी लिंक्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दीज जीन्स आर सिंटेनिक। सिंटेनिक का मतलब है दे आर लिंक्ड फिजिकली, मतलब वो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, बट दे मे और दे मे नॉट बी लिंक्ड जेनेटिकली। वो क्लोज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो क्रॉसिंग ओवर में उनके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना लिंकेज कम होता जाएगा। इसका मतलब सिंटेनिक हम कब कहेंगे, जब हम कह रहे हैं कि वो दोनों सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं लेकिन उनके बीच में जेनेटिक लिंकेज है या नहीं ये हम क्लियरली नहीं बना सकते। ठीक है, सो हम सिंटेनिक वर्ड यूज कर रहे हैं, सिंटेनी भी इसे कहा जाता है। समटाइम्स बुक्स में ये भी दिया होता है कि सिंटेनी वर्ड तब भी यूज किया जा सकता है जब आप एक ही जीन को स्टडी कर रहे हो और टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में आपको वो पर्टिकुलर जीन मिलता है। ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, लेकिन समहाउ इनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन सेम होगा, तभी क्रोमोसोम पे लोकेशन भी आपको सेम मिल रहा है। तो तब भी हम अगर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी आपको सेम क्रोमोसोम पे लोकेशन वही मिलता है तब भी हम वर्ड सिंटेनी यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली हम सिंटेनी या सिंटेनिक वर्ड यूज करते हैं सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में, जब हमें दो डिफरेंट जीन सेम क्रोमोसोम पे मिले तो हम ये कह सकते हैं कि वो फिजिकली लिंक्ड हैं, बट वो जेनेटिकली लिंक्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो हम क्लियर कट नहीं बता सकते।